बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान और फसल पाठ का भाग 2। भाग 1 में हमने 2 काव्यांश पढ़े थे। उस काव्यांश में हमने जाना था कि जो प्रवासी हमारे कवि हैं जब घर आते हैं तो अपने बच्चे की मुस्कान को देखकर कितना मोहित हो उठते हैं और उसी माध्यम से कविता लिख देते हैं। तो मैंने 2 काव्यांश पढ़े थे और समझा था। अब हम इसके बाद एक काव्यांश और बचता है पाठ का। फिर जो दूसरा कविता है, हमारी दूसरी कविता है फसल, उसको हम इसी भाग में देखने वाले हैं। आइए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो ये क्या है, तीसरा काव्यांश है जो हमारी पाठ चल रहा था यह दंतुरित मुस्कान कविता का। ठीक है, 2 काव्यांश मैंने पढ़ चुके हैं। इसमें कहते हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब कह अपने बच्चे की ओर देखते हुए कहते हैं तो क्या हुआ कि हम आज मिल रहे हैं, हम आज एक दूसरे को जान पा रहे हैं, क्योंकि अब प्रवासी कवि हैं, दूर रहते हैं, आज ही घर आए हैं, अपने घर बच्चे को देख रहे हैं और वह मुस्कुरा रहा है तो उससे बातचीत कर रहे हैं, कितने प्रसन्न हैं। तो कह रहे हैं तो क्या हुआ आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ जो है यानी कवि की पत्नी माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता। कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है और जब गर्भ से बाहर आता है तो रक्त बनता है, दूध के माध्यम से उसका पालन पोषण करती है। तो यह माध्यम एक माँ होती है, जिस प्रकार से मैं आज इस बच्चे को देख पाया हूँ। मैं न पाता जान, अगर तुम्हारी माँ नहीं होती या माँ जो है के माध्यम से ही मैं तुम्हें आज जान पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। और यह तुम्हारी मुस्कान को देखने के लिए तुम्हारी माँ का धन्यवाद और तुम्हारा धन्यवाद। किस प्रकार से माता पिता के संयोग से बच्चे जो है होते हैं और यह बच्चे का पूरा प्यार है माता पिता किस प्रकार देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहते हैं कवि माँ के लिए कहते हैं। किस प्रकार माँ कितना कष्ट सह करके बच्चे का को धारण रखती है 9 महीने अपने पेट में, फिर उसके बाद जब इस पृथ्वी में आता है तो उसका पालन पोषण करती है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं तो यह कह रही है बहुत धन्य है, इसलिए मैं जो है तुम्हारी माँ को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब यहाँ अपने आप को कहते हैं मैं अन्य हूँ, मैं दूसरा हूँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं तो दूर रहता हूं और सारी देखभाल कौन करती है? एक माँ करती है। इस प्रकार से मैं तो एक प्रवासी हूं और जो माँ है यह माँ तुम्हारे लिए बहुत अपनी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे काव्यांश को। इसके बाद है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो कहते हैं इस अतिथि, अतिथि कौन है? कवि स्वयं है। अब कवि दूर से आ रहे हैं आज, तो कह रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा क्या संपर्क है, क्योंकि मैं तो दूर रहने वाला आज आया हूं, आज तुमसे परिचय हुआ है, तो मैं तो दूर रहने वाला एक अतिथि हूं। उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क। मधुपर्क क्या होता है बच्चों? मधु, जैसे शहद है आदि चीजें जो है अपने उंगलियों से बच्चा चाटता है, माँ की उंगलियों में लगा रहता है उसको चाटता है। तो इस प्रकार से माँ ने ही यानी मेरी पत्नी ने ही जो है तुमको पाला पोसा सब किया, मैं तो एक अतिथि के समान आया हूँ। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार का अर्थ है बच्चों तिरछी आंख से देखना, जैसे मुझे वहां देखना तो मैं ऐसे देखूंगा, तो इस प्रकार से सिर नहीं हिलाना, खाली नजरें फेरना, तो उसे कहते हैं कनखी मार। तो इस प्रकार से बच्चा कनखी मार देखे जा रहा है, दूर हो जा रहे हैं हमारे कवि ताकि एकटक ना दिखे रहे, तो कनखी मार से देखते रह रहा है। और होती जबकि आंखें चार, और जब दोनों देख लेते हैं तो दोनों की आंखें मिल जाती हैं, वो 4 आंखें हो जाती हैं। ये तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यह तुम्हारी दांतों वाली बहुत ही जो कोमल दांतों वाली एक प्यारी सी मुस्कान है, यह देखते ही मैं बहुत मोहित मुग्ध हो जाता हूं। ठीक है, तो अभी हमने 2 काव्यांश पढ़े और यहां पर यह दंतुरित मुस्कान कविता पूरी हुई। क्या क्या समझे इसमें? किस प्रकार से एक प्रवासी
कवि हैं, घर में आते हैं तो अपने बच्चे को ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हैं तो बहुत ही मोहित हो जाते हैं, बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। और जब उससे बातचीत करते हैं कि मैं एक प्रवासी जो है जीव हूँ, मैं दूसरी दूर से आया हूँ, तुम्हारी माँ ने ही पालन पोषण सब चीज़ तुम्हारी माँ ने ही किया, मैं तो एक प्रवासी, एक अतिथि के समान हूँ। लेकिन जो तुम्हारी एक हंसी है यह कमल के समान बहुत ही शोभायमान है, इसे देखकर कोई भी कठोर आदमी भी पिघल जाएगा। कोई भी ऐसा आदमी जिसके अंदर बहुत ही परेशानी है, कष्ट है, तुम्हें देखेगा, तुम्हें छुएगा तो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएगा। आप यह कविता समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब हम पढ़ने वाले इसी पार्ट की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है फसल। अब यहाँ बच्चों, फसल से आप अपने मन में अब क्या क्या कल्पनाएं ला रहे हैं। फसल का अर्थ क्या होता है? फसल, आप यह सोच रहे होंगे कि कैसी फसल होगी, ये कौन सी खेती होगी। तो यहाँ फसल सब प्रकार की आ जाती हैं, जो भी हम अन्न खाते हैं, कितनी प्रकार की चीज़ें जो है फसलों के रूप में तैयार होती हैं। तो यहाँ पृष्ठभूमि मैंने पहले बता दी थी कि फसल कविता पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि यह है कि जो कवि बताते हैं कि फसल को तैयार करने में एक किसान और एक प्राकृतिक चीज़ों का, बारिश है, धूप है, हवा है, पानी है, तो इन सभी के सहयोग से ही फसल तैयार होती है। हमारे घरों में जो आसानी से आ जाता है गेहूं, आटा, ये इतने आसानी से नहीं आता, इसके पीछे बहुत मेहनत है। उस मेहनत को आज हम देखने वाले हैं। आइए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। यहाँ बताया गया है कि जो फसल तैयार कैसे होती है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब हम सभी जानते हैं यह फसल तैयार कैसे होती है। सिर्फ अगर किसानी मेहनत करे और ना बारिश हो, ना पानी आए और ना धूप आए, ना हवा चले, तो क्या फसल तैयार हो जाएगी? कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से सहयोग से, प्रकृति का सहयोग और किसान का मेहनत, जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके फसल लहलहाती है। ठीक है। तो ये कहते हैं जो नदियां हैं, नदी ऐसा नहीं कि गंगा नदी का पानी ही एक फसल में जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। या यमुना या सरस्वती या कोसी आदि जो नदियां हैं, जब सब आपस में मिलती हैं, कहीं ना कहीं प्रायः मिल जाती हैं, तो उन सभी के सहयोग से फसल तैयार होती है। कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियां, नदियों कहा गया, नदियों, यानी जब ढेर सारी नदियां मिलती हैं और उस फसल में जाती हैं, तब क्या होता है, वहां पानी की मात्रा बराबर होती है। फिर कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। हाथ के स्पर्श मतलब यहाँ किसान का वर्णन है। पहले तो जो है किसान ने क्या हुआ, पानी भरा, जो है बारिश हुई और नदियों का पानी आया, किसमें, खेतों में लाया गया। पानी आया तो कैसे बीज को लगाता है एक किसान, किस उसकी मेहनत, एक दिन रात मेहनत रहती है, एक बच्चे के समान वह फसल को तैयार करता है, उसकी देखभाल करता है। तो इस प्रकार जैसे बीज रोपण करता है तो पानी की आवश्यकता क्यों होती है, यह पहले लाइन में हमने देखा। पानी की यानी ढेर सारी जो नदियां हैं उसके सहयोग से। फिर उसके बाद क्या है, जो कोटि कोटि ऐसे हजारों लाखों किसान जब मेहनत करते हैं तब बीज रोपण होता है और फसल तब तैयार होती है। फिर कहते हैं एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण। अब इसके पश्चात नदी हो, किसान हो, अगर मिट्टी सही नहीं हो तो क्या अनाज जो है पैदा हो जाएगा। हम सभी जानते होंगे जो है मिट्टी अन्य प्रकार की होती है, काली मिट्टी, भूरी आदि, लाल मिट्टी। तो हर मिट्टी का अपना अपना गुणधर्म है, कौन सी मिट्टी कौन सी अनाज पैदा करेगी। कहीं हम देखते हैं गेहूं पैदा होता है, किसी राज्य में देखते हैं वहां गेहूं पैदा ही नहीं हो सकता। वहां की मिट्टी की जो गुणधर्म कैसे हैं, वहाँ पानी की कितनी आवश्यकता है, मिट्टी को कौन सी मिट्टी कितनी पानी जो है उसको ग्रहण करती है, और वहाँ की वायुमंडल कैसा है। तो हर तरह की स्थिति को देखकर हर तरह की मिट्टी का अपना अपना गुणधर्म है, स्वभाव है। इसी प्रकार से खेती होती है। हम सभी जानते हैं कि कहीं राज्य में जो है कोई फसल तैयार होती है, किसी राज्य में कोई फसल तैयार नहीं हो पाती। तो इस प्रकार यहाँ गुणधर्म बताया गया है मिट्टी का। तो कहते हैं एक की नहीं, दो नहीं, यानी जो नदियां हैं, नदियों के समूह से पानी की मात्रा एकत्र होती है और कोटि कोटि किसानों के हाथों से फसल तैयार होती है। और मिट्टी के गुणधर्म से ही हर राज्य अपनी अपनी जो है खेती करता है। जैसे पंजाब में आप देखते होंगे वहाँ गन्ने का खूब ज्यादा वो होता है, उत्पादन होता है।
तो अन्य अन्य राज्य में कहीं गेहूं का है, अन्य राज्य जो है उत्तराखंड में देखते हैं आप कितनी प्रकार की जो है यहाँ से फसलें जाती हैं, है ना, गेहूं जाता है यहाँ से। तो किसी प्रकार की जो फसलें हैं एक राज्य बना करके दूसरे राज्य को कैसे देता है, वह इसलिए देता है वहाँ का वायुमंडल, वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता और मेहनत और प्रकृति का सहयोग, तभी जाके एक फसल तैयार हो पाती है, एक जो है गेहूं का अन्न दाना। तो इस प्रकार से हमने एक काव्यांश पढ़ लिया, ठीक है, फसल जो है कविता का। दूसरा काव्यांश है फसल क्या है। अब हमसे पूछा जा रहा है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब यहां बताया गया, अभी वहां तो फसल के बारे में बताया गया, अब कहते हैं फसल है क्या। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है। यहाँ बताया जो नदियां बहती है, नदियों के पानी का एक जादू है, यानी किस प्रकार से अन्य अन्य जो गंगा है, यमुना है, सतलुज है, क्षिप्रा है ना, कोशी है, जितनी भी ये नदियां हैं, जैसे रामनगर से वहां से कोशी आई, ठीक है। हम प्रयागराज में देखते हैं 3 जो महान नदी है उनका जो है संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती अदृश्य रहती है। इस प्रकार जितनी भी अन्य गंगा यमुना की जितनी भी जो है प्रवाह है, तो उन प्रवाह के जादू से क्या होता है, फसलें तैयार होती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है, ये जो किसान है, किसान दिन रात इतनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत का परिणाम है फसल। फसल ऐसी तैयार नहीं हो जाती कि हमने जो है बीज रोपण किया और आ गए, उसकी जो है दिन रात उसकी देखभाल करनी पड़ती है, कोई जानवर तो नहीं आ गया खा दिया। तो हर तरह से हमें सुरक्षा, रक्षा और उसका जीवन यापन, जैसे एक छोटे बच्चे को यदि हम खाना ना दें या हम स्वयं खाना ना खाएं, पानी नहीं पे, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसी प्रकार से वह पौधा रूपी एक जीव है जिसको एक बच्चे के रूप में पाला जाता है, और वह फसल जब तैयार होती है तो हम सभी के घरों में रोटियां पकती हैं। तो इस प्रकार का भाव जो है कवि बताते हैं। फिर कहते हैं भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। तो यहाँ मिट्टियों के बारे में बताया कि ऐसी भूरी मिट्टी है, काली संदली मतलब जहाँ की जो उपजाऊ भूमि है, ये जो जितनी मिट्टी है इनका गुणधर्म कहाँ कहाँ कितना प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, वह इसका वर्णन करते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, ठीक है। अभी तक हाँ किसान की मेहनत चल रही है और जो है पानी हमें प्राप्त मिल गया, लेकिन यदि सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो क्या हवा नहीं आएगी तो फसल तैयार हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने विज्ञान में जो है पढ़ा होगा कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पड़ी होगी, और आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो पौधे हैं, पेड़ हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणदायिनी गैस बन जाती है। हम उसको लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जो हानिकारक गैस हम छोड़ रहे हैं वह गैस को वह पेड़ ग्रहण कर रहा है और हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस प्रकार से जो चक्र है, अब यह अगर उस फसल में अगर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तब भी फसल तैयार नहीं होगी। फिर कहते हैं सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। किस प्रकार की जो हवा चलती है और उस अगर हवा अगर नहीं होगी तो क्या वह फसल तैयार हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, फसल लहलहाती है। कब लहलहाती है? जब उसको एक सूर्य की पर्याप्त मात्रा मिले, हवा पानी मिले, न जो है गंगा यमुना का जितना भी प्रवाह है वह प्रवाह मिले, और इस तरह से किसान की जो मेहनत है वह मेहनत रंग लाए। रंग तब लाती है जब वह फसल की देखभाल अच्छे से कर पाता है। फिर इस प्रकार से जो फसल लहलाती है तो उस किसान की खुशी एक अलग होती है, बहुत प्यारी खुशी उसकी होती है। तो इस प्रकार से आज हमने फसल कविता और यह दंतुरित मुस्कान दोनों कविताओं को एक पाठ में देखा, समझा। आप कवि परिचय समझिए, लिखिए सारांश के रूप में। पहली कविता का सारांश भी लिखिए और दूसरी कविता का सारांश भी लिखिए। दोनों कविताओं के लेखक कवि कौन है? नागार्जुन जी है, ठीक है। तो आप इसको समझिए और पढ़िए। हम मिलेंगे अब नए पाठ में, नए विषय के साथ, नए जो अध्याय के साथ, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। जल्दी मिलेंगे बच्चों नए अध्याय में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।